हारिका गौरी का हाथ पकड़ उसके घर के अंदर ले आई। घर छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। हर चीज बहुत ही सुंदर तरह से रखी हुई थी। गौरी ने अंदर आने पर अपने दादाजी को हारिका से मिलवाया और कहा, ये मेरी मैम है और आज मुझे छोड़ने आई है। दादाजी 70 साल, नाम मनोज। गौरी की सौतेली माँ रेखा, जो अपने कमरे में थी। पिता विपिन, जो एक नंबर का जुआरी और शराबी है। गौरी का छोटा भाई जो 5 साल का है, उसका नाम पवन है। गौरी के दादाजी ने हारिका को देखकर कहा, बैठो बेटा। हारिका ने कहा, नमस्ते दादाजी। गौरी हारिका के बैठ जाने पर चाय लेने चली गई। गौरी चाय बना रही थी कि उसकी सौतेली माँ ने आकर गौरी को एक चांटा मार दिया, जिससे गौरी की आंखों में आंसू आ गए और गौरी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। गौरी जब 16 साल की थी तब कितनी खुश थी, क्योंकि उस दिन उसने 12 के एग्जाम दिए थे और आगे पढ़ना चाहती थी। पर घर आकर उसकी खुशियों में आग लग गई जब उसके पिता ने उसे एक आदमी को 15 लाख रुपए में बेच दिया था। उस दिन कितना रोई और उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी। और उसके दादाजी भी उस दिन नहीं थे। तब विक्रम उसे मिला और उसने गौरी की जान बचाई और उसके बारे में सब जाना। विक्रम ने गौरी की मदद की और कॉलेज में एडमिशन करवाया। गौरी एक होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प हो गई। विक्रम के मारने पर उस आदमी ने गौरी को छोड़ दिया, पर अपने पैसे मांगे, जिसके कारण गौरी को जॉब करनी पड़ी। पहले वो छोटी मोटी जॉब कर लिया करती थी, क्योंकि तब उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अच्छी जॉब मिलना मुश्किल था। पर गौरी ने हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से स्टडी और जॉब करती रही। गौरी ने हंसना ही छोड़ दिया था, पर विक्रम की किसी न किसी बात पर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती थी। पर अब जब गौरी 18 साल की हुई, तब एक दिन उसके पिता रेखा को घर ले आए और कहने लगे, ये तुम्हारी माँ है। वो समय पवन करीब 3 साल का था। गौरी कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए हर बात चुपचाप सुन लेती थी। गौरी की सौतेली माँ गौरी को मारने लगी और हर पल ताने देने लगी। घर से भी कहीं जाने के लिए मना कर देती थी। गौरी की जिंदगी पहले से ज्यादा खराब हो गई, पर गौरी चुपचाप सब सह लेती थी, क्योंकि गौरी बहुत मासूम और भोली थी। 1 साल 6 महीने पहले गौरी की जॉब अथर के ऑफिस में लग गई, जिससे गौरी की बहुत हेल्प हो जाती थी और पैसे भी अच्छे मिल जाते थे, जिससे वो उस आदमी का कर्जा चुका सके। फ्लैशबैक एंड। गौरी यह सब सोच ही रही थी कि तब उसे अपनी सौतेली माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो हारिका के बारे में पूछ रही थी, तो कौन है और यहाँ क्यों आई है। हारिका ने सब कुछ देख और सुन लिया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था गौरी के लिए, इसलिए उसने अथर्व को भी अंदर बुला लिया था। गौरी ने कहा, माँ, वो हारिका मैडम है, जिनके ऑफिस में मैं काम करती हूँ। रेखा ने कहा, तो उसे यहाँ क्यों लाई हो? ये क्या आश्रम है जो किसी को भी ले आओगी? खुद तो मुफ्त की रोटी तोड़ती हो और दूसरों को भी ले आई। गौरी ने कहा, मैम जिद कर रही थी इसलिए लाना पड़ा, नहीं तो मैंने उनको मना किया था, पर वो नहीं मानी। ज़्यादा मना करती तो मेरी नौकरी चली जाती, इसलिए नहीं किया। रेखा गौरी को सुनाकर बाहर चली गई। रेखा को बाहर आता देख हारिका चुपचाप बैठ गई, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रेखा के बाहर जाते ही गौरी जमीन पर बैठकर रोने लगी और आवाज बाहर ना जाए इसलिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। रेखा हारिका और अथर्व के पास बैठ गई जाकर, पर वो अपने चेहरे से गुस्सा छिपा नहीं पा रही थी। पर अथर्व और हारिका ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि उनको सिर्फ गौरी की फिक्र थी। थोड़ी देर में गौरी ने सबको आकर चाय दी। अथर्व ने गौरी के चेहरे को देखा तो उस पर मारने के निशान साफ दिख रहे थे। उसे देखकर अथर्व ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अथर्व और हारिका चाय पीकर जाने के लिए खड़े हो गए। उनका जाने का मन तो नहीं था, पर वो और रुक भी नहीं सकते थे। पर वो जा पाते उससे पहले ही गौरी के दादाजी बाजार से आए और गौरी को सामान देते हुए खाना बनाने के लिए कहने लगे, और अथर्व और आरिका से भी कहा कि खाना खाकर ही जाए। आरिका और अथर्व तो बहुत खुश हो गए, उन्हें अच्छा मौका मिला था और गौरी को जानने का। वो तो रुक गए और गौरी खाना बनाने चली गई। आरिका भी रसोई में गौरी के पास आई, पर गौरी ने उसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि यहाँ बहुत धुआं है, आप बाहर बैठो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद गौरी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और सबको खाने के लिए बुला लिया। गौरी सबको खाना सर्व कर रही थी। सभी खाना खाने लगे, लेकिन अथर्व के गले से खाना उतर ही नहीं रहा था। साथ ही जब से गौरी आई थी तब से किचन में ही काम कर रही थी। अथर्व के दिल में दर्द हो रहा था। उसकी नज़र गौरी के फेस के ऊपर ही थी,
जहाँ अभी भी थप्पड़ के निशान थे। चेहरा हल्का सूजा हुआ भी था। गौरी की आंखें रोने के कारण लाल और सूजी हुई थी। गौरी ऐसे काम कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद आरिका ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे भी बैठकर खाना खाने के लिए कहा। आरिका ने कहा, गौरी अब तो सबको सर्व कर दिया, अब तो तुम भी खाना खा सकती हो। चलो बैठो और हमारे साथ खाओ। गौरी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दी मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे किचन में बहुत काम है, आप खाओ। गौरी को पता चल गया था कि आरिका अतर की वाइफ है, इसलिए अब दी कह रही थी। गौरी अपना हाथ छुड़ाते हुए किचन में चली गई थी। थोड़ी देर में 21 साल का लड़का घर में आया। देखने में स्मार्ट, हैंडसम, ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, 6 फीट हाइट। लड़कियां पागल थी उसे लेकर, लेकिन वो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। रेखा ने लड़के को देखकर कहा, अरे विक्रम बेटा, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आए। इस बार आओ, पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे बैठकर। विक्रम सभी के साथ बैठ गया। विक्रम ने अथर्व को देखा तो पहचान गया, और फिर अथर्व ने आरिका के बारे में भी बताया। दोनों लोगों ने बहुत बातें की। विक्रम गौरी को ढूंढ रहा था। गौरी न दिखने पर उसने गौरी को आवाज लगाई, गौरी, गौरी। गौरी विक्रम की आवाज सुनकर बाहर आई। विक्रम ने कहा, पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? गौरी ने अपने हाथ पोंछते हुए विक्रम को चुप रहने के लिए कहने लगी और किचन में चली गई। विक्रम गौरी के घर की सिचुएशन समझता था, इसलिए विक्रम ने अपने लिए एक प्लेट में खाना लगाकर किचन में ही चला गया। विक्रम खड़े होकर खाना खाता जा रहा था और गौरी को कॉलेज के बारे में बताता जा रहा था। गौरी अपना काम करती जा रही थी और विक्रम की बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। यह हर बार का था, जब भी विक्रम कॉलेज से आकर गौरी से मिलता तो ऐसे ही बातें करता, और इसी तरह गौरी भी थोड़ा खुश हो जाया करती थी। रेखा ने गुस्सा करते हुए कहा, कितनी बार कहा है विक्रम से सबके साथ बैठकर खाना खाया कर, पर नहीं, ये सुनता कहाँ है। और वो करम जली भी इसको मना नहीं करती। ये बातें सुनकर अथर्व के हाथ की मुट्ठी कस गई और आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। सभी ने खाना खा लिया था। विक्रम अब सबसे बातें कर रहा था। उसकी आरिका से दोस्ती हो गई थी और अथर्व से भी। इतने साल बाद मिला था। अब सब जाने के लिए खड़े हुए तो गौरी के दादाजी ने अथर्व और गौरी को रुकने के लिए कहा, तो अथर्व तो अंदर से खुश हो गया। विक्रम अब चला गया था। उसका घर पास में ही था। रात ज्यादा हो गई थी, सब सोने चले गए थे। अथर्व छत पर खड़ा होकर आंगन में देख रहा था, जहाँ से गौरी अभी भी काम करती हुई नजर आ रही थी। गौरी ने काम खत्म किया और फिर अपने लिए खाना लेने लगी, तो रोटी बची थी, तो उसने रोटी के साथ नमक लेकर खाने लगी। जब अथर्व ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सभी ने इतनी तरह की चीजें खाने में खाई और गौरी नमक रोटी खा रही थी। अथर्व बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी कमी नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करें जो गौरी का दर्द खुद में समेट लें। गौरी सो चुकी थी, लेकिन अथर्व की आंखों में नींद नहीं थी। नींद तो आरिका की आंखों में भी नहीं थी। आरिका को अक्षित की याद आ रही थी। अथर्व ने मैसेज करके आरिका को छत पर बुला लिया था। आरिका भी अथर्व से मिलने छत पर आ गई थी। आरिका ने कहा, मिस्टर देवर क्यों बुलाया है? तुम्हारी गौरी ने देख लिया तो और गलत समझेगी। अथर्व ने कहा, इससे ज्यादा क्या गलत समझेगी, वो तुम्हें मेरी बीवी समझने लगी थी। आरिका ने कहा, उफ, लगता है मिस्टर देवर अभी तक नाराज है। अथर्व ने परेशान होते हुए कहा, आरिका प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढो, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आरिका ने कहा, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं गौरी को अपना बनाने के। अथर्व ने कहा, पहला। आरिका ने कहा, तुम गौरी का चीरहरण कर लो। अथर्व ने आरिका को हैरानी से देखा। आरिका ने अपने कंधे उचका दिए और बोली, गलत थोड़ी बोल रही हूँ, उठा के ले जाओ। अथर्व ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, उसे चीरहरण नहीं, सीताहरण कहते हैं। आरिका ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा, आरिका मैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ और तुम मजे ले रही हो। आरिका ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहला तरीका यही है कि हम गौरी का किडनैप कर लें और तुम गौरी से शादी कर लेना। अथर्व ने कहा, दूसरा? आरिका ने कहा, दूसरा भी यही है। अथर्व ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। आरिका ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बारात लेकर आओगे और सभी खुशी खुशी तुम्हारी शादी कर देंगे? मैं और अक्षित तुम्हारी बारात में नाचेंगे? भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हारिका ने कहा, मैं सही सही बता रही हूँ, तुम गौरी को मना लो और अपने भाई के पास जाओ।
वो तुम्हारी कोर्ट मैरिज करा देंगे। अथर्व ने कहा, और घर वाले सब हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हारिका ने कहा, हाँ ये बात तो है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी से ज़्यादा बड़ी है। अथर्व ने हारिका को नीचे देखने को कहा। गौरी जमीन पर एक चटाई बिछाकर एक हल्का सा चादर ओढ़कर सो रही थी। अथर्व ने कहा, मैं चाहकर भी गौरी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हारिका ने कहा, तुम एक काम कर सकते हो, गौरी को जाकर किस कर लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। यह सुनकर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई। अथर्व ने कहा, और मैं उसे किस ऐसे कैसे करूंगा। हारिका ने कहा, तुम पॉकेट नॉवेल पर स्टोरी नहीं पढ़ते, वहां पढ़ते तो पता होता। कैसे? उसमें निहाल ने नव्या को पुशअप करके 98 किस की थी। नव्या सो रही थी, तुम भी गौरी को पुशअप करके किस कर लो। अथर्व ने कहा, पुशअप करके किस। हारिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और अथर्व का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। थोड़ी देर में हारिका और अथर्व दोनों गौरी के सामने थे और गौरी आराम से सो रही थी। हारिका ने कहा, जाओ करो उसके ऊपर पुशअप और ले लो किस। अथर्व हारिका के सामने शर्मा रहा था। अथर्व ने कहा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब ले लूंगा। हारिका ने कहा, सोच लो, शादी कब होगी, आज मौका भी है, फिर पता नहीं ऐसा मौका मिले या ना मिले। मुझसे ही कुछ सीख लो, मैंने पहले दिन ही तुम्हारे भाई को किस कर लिया था। अथर्व को भी लगा हारिका ठीक कह रही है, ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। अथर्व पुशअप के लिए पोजीशन में गौरी के ऊपर आ गया था और उसने दोनों हाथों से जमीन का सहारा ले लिया। हारिका ने धीरे से कहा, आप कर लो किस, मैं देख रही हूँ कोई नहीं आएगा यहाँ। अथर्व ने भी गौरी को इतनी पास से पहली बार देखा था। अथर्व के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। अथर्व के चेहरे पर एक स्माइल थी। वह बहुत देर तक गौरी को देखता रहा। गौरी का फेस बाल से ढका था। अथर्व ने फूंक मारकर उन्हें हटा दिया। आरका ने कहा, अथर्व किस भी करोगे या देखते रहोगे। अथर्व ने भी पुशअप करना शुरू कर दिया, लेकिन गौरी को किस नहीं किया। अथर्व अपना चेहरा गौरी की गर्दन तक लेके जाता, फिर ऊपर आ जाता, फिर गर्दन तक ले जाता। इसी तरह उसकी खुशबू को अपने अंदर भरने लगा। अथर्व ने 80 पुशअप कर लिए थे, लेकिन गौरी को किस नहीं किया। फिर अथर्व ने गौरी के माथे पर किस किया और हटने लगा, लेकिन अथर्व की शर्ट के बटन गौरी के बालों में फंस गए। यह देखकर तो अथर्व के दिल की धड़कन और बढ़ गई। अथर्व ने आरिका को इशारा किया तो आरिका आकर शर्ट की बटन को बालों से सुलझाने लगी, और वो सुलझ ही नहीं रहे थे। आरिका ने अथर्व की तरफ देखकर इशारा किया, गौरी जग गई तो दोनों को मार देगी। अथर्व ने स्माइल करके गौरी को देखा। उसका तो मन ही नहीं था इस पोजीशन से उठे, लेकिन फिर भी उसे डर था कि अगर गौरी उठ गई तो उसे गलत ही समझेगी। हारिका ने बड़ी मुश्किल से बटन सुलझा दिया, लेकिन बटन टूटकर गौरी के कपड़ों में ही गिर गया। अथर्व ने एक लास्ट पुशअप करके गौरी के माथे पर किस किया और हट गया। अथर्व के चेहरे पर जो बेचैनी थी, अब इसकी जगह सुकून ने ले ली थी। आज हारिका के कारण ही अथर्व बहुत खुश था और गौरी को इतने करीब से देख पाया था। हारिका और अथर्व ने एक दूसरे से खुश होकर थोड़ी देर बात की और वो भी जाकर सो गए। सुबह जब गौरी सोकर उठी तो उसने चादर और चटाई को फोल्ड किया तो उसे अथर्व की बटन मिली। गौरी बटन को देखकर हैरान हो गई। गौरी को शक हुआ कि शायद ये बटन अथर्व का है, पर वह श्योर नहीं थी, इसलिए उसने बटन को अपने पास रख लिया। गौरी ने मन ही मन कहा, अगर ये बटन सच में अथर्व का है, मतलब वो मेरे करीब आए थे। अथर्व ऐसा सोच भी कैसे सकता है, वो मैरिड है, वो मेरे करीब नहीं, ये बटन अथर्व का नहीं हो सकता। मुझे वहम हुआ है। गौरी उठकर खड़ी हुई ही थी कि सामने से आरिका और अथर्व आगे आते हुए दिखे। गौरी को डर था कि कहीं अथर्व और आरिका उसे यह ना पूछ लें कि वो जमीन पर क्यों सोती है। आरिका ने गौरी से कुछ नहीं पूछा। अथर्व ने कहा, गौरी अब हम घर जा रहे हैं। गौरी ने अपनी गर्दन हमें हिला दी, जैसे कहना चाहती हो ठीक है। गौरी ने हिम्मत करके अथर्व की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया अथर्व की शर्ट का बटन टूटा हुआ है। गौरी समझ गई ये बटन अथर्व का ही है। गौरी को अब गुस्सा आ गया। गौरी ने गुस्से में अथर्व को बटन दिखाते हुए कहा, सर ये बटन आपका है। जिसका डर था वही हुआ। अथर्व तो गौरी की तरफ देख भी नहीं रहा था। अथर्व को गौरी से नजर मिलाते हुए भी शर्म आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे गौरी को। गौरी ने कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? आपकी इतनी सुंदर वाइफ है, फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बताइए मुझे, कहाँ से आया ये बटन मेरे कपड़ों में? आरका ने अथर्व को डिफेंस करते हुए कहा, गौरी तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। गौरी ने आरका की तरफ देखकर कहा, क्या सोच रही हूँ मैं दीदी?
आप भी अपने पति की साइड ले रही हैं, ये जानते हुए भी कि आपको धोखा दे रहे हैं। हारिका ने कहा, गौरी, अथर्व मेरा पति नहीं है। गौरी ने हैरानी से हारिका को देखा। हारिका ने कहा, बताओ गौरी, मैंने तुम्हें यह कहा कि अथर्व मेरे पति हैं, या अथर्व ने कभी कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ? गौरी, तुमने खुद ही सोच लिया कि मैं अथर्व की पत्नी हूँ, बस इसलिए कि मैं अथर्व के गले लगी थी। मैं हारिका हूँ, हारिका सिन्हा। अगर मैं किसी की बीवी बनूंगी तो वह अक्षित की, ना कि अथर्व की। हारिका अथर्व की पत्नी नहीं है। ये बात सोचकर गौरी को अंदर से एक खुशी हो रही थी, क्योंकि मन ही मन गौरी अथर्व को पसंद करने लगी थी। लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, अगर आप अथर्व की पत्नी नहीं है तो ये बटन झूठा नहीं हो सकता। बताइए अथर्व क्या कर रहे थे कल रात मेरे पास? हारिका ने कहा, अथर्व तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम्हें देखने आया था। गौरी ने एक तरफ अथर्व की तरफ देखा तो अब भी नजरें नीचे करके खड़ा था। गौरी ने कहा, अथर्व सर, आप समझते क्यों नहीं हैं? मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए आपसे शादी नहीं कर सकती। आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी पहले ही नरक है, आप उसे और मुश्किल मत बनाइए। अगर घर वालों को पता चल गया तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे ही गलत कहेंगे कि मैंने ही आपको फंसाया है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे ये सब कहते हुए। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी जॉब से रिजाइन ना करूं तो आप मुझे परेशान मत कीजिए। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दीजिए। भूल जाइए गौरी, आपकी जिंदगी में कभी आ सकती है। ये सब बोलकर गौरी ने अपने आंसू पोंछे और वहां से चली गई। अथर्व और आरिका बेबस होकर एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों वहां से बाहर आ गए। अथर्व और आरिका ठाकुर निवास आ गए। अक्षित ने जब दोनों को साथ में देखा तो उसने पूछा, कल रात तुम दोनों कहाँ थे? अक्षित की बात सुनकर आरिका के फेस पर स्माइल आ गई। आरिका जल्दी से अक्षित के पास आई और बोली, क्यों लाइफलाइन, तुझे मुझ पर और अथर्व पर शक हो रहा है, या मेरी और अथर्व की फिक्र हो रही है? अथर्व ने हारिका और अक्षित को देखकर नावे अपनी गर्दन हिला दी और अपने कमरे की तरफ चला गया। अक्षित ने हारिका की तरफ देखकर कहा, ना तो मुझे फिक्र हो रही है, ना ही शक हो रहा है। तुम्हारी परसों कोर्ट में हियरिंग है और तुमने अभी तक मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। हारिका ने कहा, मैंने कब मना किया? पूछो। अक्षित अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था, जैसे कह रहा हो मैं तुमसे पूछूंगा और तुम आसानी से बता दोगी। हारिका ने अक्षित को एक स्माइल दी और कहा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, और वहां से शांति के पास किचन में चली गई। तभी वहां दादाजी आकर अक्षित के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अक्षित को लगा यही सही मौका है हारिका से अपने सवालों के जवाब लेने का। अक्षित ने हारिका को आवाज लगाते हुए कहा, हारिका यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादाजी के सामने हारिका कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए अक्षित के सामने आकर बैठ गई। अक्षित ने पूछा, इंडिया मुझसे मिलने आई थी और क्यों आई थी? हारिका ने कहा, 3 साल पहले पापा ने बताया था कि तुम बहुत बड़े लॉयर बन गए हो, तो तब से मिलने का बहुत मन था, बस इसलिए। अक्षित ने कहा, हारिका, तुम मुझे कब से जानती हो? हारिका ने दादाजी की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। हारिका ने कहा, जब मैं 11 साल की थी तब पापा ने मुझे तुम्हारी और शिवानी आंटी के बारे में बताया था, तब से ही जानती हूँ। अक्षित को लग रहा था कि हारिका उसे झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अक्षित ने कहा, तुम्हें करण खन्ना कब मिला? हारिका ने कहा, 4 साल पहले करण खन्ना अमेरिका आया था, तब मिली थी। फ्लैशबैक। हारिका का आज 18वां बर्थडे था। हारिका अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी करने आई थी। हारिका अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में डांस कर रही थी और साथ में विश भी कर रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर बार काउंटर पर बैठा एक लड़का उसे ही देख रहा था। ये बात हारिका ने भी महसूस कर ली थी, इसलिए वो उस लड़के के पास चली गई। वह लड़का कोई और नहीं, करण खन्ना था। करण ने हारिका को देखकर कहा, फाइनली तुम आज बड़ी हो गई। हारिका ने कहा, मैं छोटी रहूं या बड़ी, तुम्हें क्या मतलब है? बहुत देर से देख रही हूँ, तुम मुझे ही देख रहे हो। क्या कारण है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? करण ने हारिका को देखकर कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो बिजनेस करना चाहिए या फिर ब्यूटी कॉन्ट्रैक्ट में ट्राई करना चाहिए। हारिका अभी छोटी ही थी, इसलिए करण की बातों में आ गई। उसने करण से कहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बिजनेस करने में? करण ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें जब भी मेरा सपोर्ट चाहिए होगा मुझे बता देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद करण का फोन रिंग हुआ तो करण ने अपने जेब से फोन निकाला
उसके साथ ही कुछ कार्ड जमीन पर गिर गए। करण फोन को रिसीव करके क्लब से बाहर चला गया। आरिका ने कार्ड उठाकर देखा तो वह अक्षित का कार्ड था। आरिका को लगा वो कार्ड अक्षित के हैं, तो उसने करण को सोशल मीडिया पर ढूंढकर उससे चैट करके उसके टच में रही। फ्लैशबैक एंड। अक्षित ने पूछा, इन 4 सालों में तुम्हें कभी यह नहीं लगा कि करण अक्षित नहीं और कोई है? आरिका ने कहा, मैंने करण से कई बार पूछा था कि वो शिवानी आंटी का बेटा अक्षित ही है ना। उसने हर बार मुझसे झूठी बोल देता था कि वो शिवानी आंटी का बेटा अक्षित ही है। अक्षित ने कहा, करण ने तुम्हें इंडिया वापस बुलाया था या तुम खुद आई थी? आरिका ने कहा, करण ने ही मुझे इंडिया बुलाया था। उसने कहा था कि हम शादी कर लेंगे। मुझे भी उसकी बात सुनकर खुशी हुई, इसलिए मैं भी बिना कुछ सोचे इंडिया आ गई। पापा ने तो मुझे मना किया था इंडिया आने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आ गई क्योंकि मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी। अक्षित ने पूछा, करण तुम्हें खुद एयरपोर्ट पर लेने गया था? आरिका ने कहा, नहीं, वो खुद नहीं आया था। उसने अपना एक ड्राइवर भेजा था और उसके बाद मुझे करण खन्ना के होटल ले गया। मैंने पूछा भी था कि मुझे घर क्यों नहीं ले जा रहे, तो उसने कहा करण ने मेरे लिए एक पार्टी रखी है, इसलिए होटल में ही मिलना चाहता है। अक्षित ने कहा, तो करण ने सच में तुम्हारे लिए पार्टी रखी थी? आरिका ने कहा, घंटा पार्टी रखी थी। वो तो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसलिए ही उसने मुझे होटल बुलाया था। यह बात सुनकर दादाजी को शर्म आने लगी, तो वो उठकर वहां से चले गए। दादाजी जैसे ही उठकर गए, आरिका मुस्कुराने लगी। आरिका ने कहा, पूछो पूछो। अक्षित ने कहा, आरिका बस इतना बता दो, उस रात क्या हुआ था? आरिका ने हंसते हुए अक्षित को देखकर कहा, बड़े शेर बन रहे थे दादाजी के सामने। बहुत फायदा उठा लिया दादाजी के सामने। अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और फिर गाना गाने लगी, हम तुमको निगाहों में इस कदर छिपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। अक्षित ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, नाना जी 2 मिनट और रुक जाते तो क्या हो जाता? आरिका ने फिर दूसरा गाना गाया, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। तुझे न देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। आरिका गाना गाते हुए डांस कर रही थी और अक्षित को चिढ़ा रही थी। आरिका ने जी भरकर अक्षित को चिढ़ाया। अक्षित वहां से उठकर जाने लगा। तभी आरिका ने अक्षित को पकड़कर हीरोइन की तरह गोल घुमाकर उसके सीने से लग गई। आरिका ने अक्षित के दोनों गाल पर अपने हाथों को रखकर कहा, आज रात 10 बजे तुम्हारे कमरे में फ्रेंच किस, ओके? अगर तुम्हें फ्रेंच किस करना नहीं आता तो अपने फोन में देखकर सीख लेना। आरिका ने अक्षित को एक फ्लाइंग किस दी और कहा, फिर बताती हूँ क्या हुआ था। और उस रात को और अक्षित को देखकर एक आइस ब्लिंक करके चली गई। अक्षित उसे जाता हुआ देख रहा था। अक्षित के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और मन में बहुत सारे सवाल। अक्षित ने अपने मन में कहा, आरिका जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, पर मैं पता लगा लूंगा कि तुम हो क्या चीज। अक्षित अपने कमरे में आकर रुद्र को फोन किया और बोला, मुझे आरिका की इंफॉर्मेशन चाहिए। अक्षित की बात सुनकर रुद्र हैरान हुआ, फिर कहा, ओके सर। थोड़ी देर में अक्षित तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और अथर्व अपने ऑफिस चला गया। अथर्व का ऑफिस। अथर्व अपने ऑफिस पहुंचा तब गौरी अपनी डेस्क पर बैठी रोज की तरह काम कर रही थी। अथर्व ने गौरी को देखा तो आज उसके चेहरे पर गौरी को देखकर कोई खुशी नहीं आई, बल्कि वो और ज्यादा बेचैन हो गया। उसके अंदर एक हलचल होने लगी थी। अथर्व चुपचाप जाकर अपने केबिन में चला गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। अथर्व ने गौरी को देखा और अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, क्या करूं मैं गौरी, तुम्हें कैसे खुद में समेट लूं? तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करना चाहता हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें इन भावों में भरकर रखना चाहता हूँ, तुम्हारे हर दर्द को खत्म करना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। गौरी, एक बार कह दो कि अथर्व मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हें अपना बना लूंगा, किसी की परवाह नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अथर्व का केबिन नॉक हुआ। सामने गौरी खड़ी थी। अथर्व ने गौरी को देखा और अपनी नजरें झुका ली। गौरी ने अथर्व की तरफ देखा ही नहीं और अथर्व के सामने फाइल देते हुए कहा, सर इस पर सिग्नेचर चाहिए। अथर्व ने फाइल ली और साइन कर दिए। गौरी जाने लगी। अथर्व ने हिम्मत करते हुए कहा, गौरी। गौरी अथर्व की आवाज़ सुनकर डर गई। गौरी को लगा अथर्व अभी उसे अपने प्यार का इजहार करेगा, इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके पलट कर देखा। अथर्व ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा,
गौरी रिजाइन मत करना। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। अक्षित का ऑफिस। अक्षित अपने ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और आरिका के बारे में सोच रहा था। अक्षित ने अपने मन में आरिका को लेकर बहुत से सवाल थे जिसके जवाब आरिका उसे दे नहीं रही थी। अक्षित ने रुद्र को अपने केबिन में बुलाया। रुद्र थोड़ी देर में केबिन में आया। अक्षित ने रुद्र को देखकर पूछा, सुबह मैंने तुम्हें आरिका की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था। रुद्र ने कहा, सर आरिका नीरव सिन्हा की बेटी है, आपसे मिलने इंडिया आई है। करण को वो अक्षित समझती थी, लेकिन अब उन्हें सच पता चल गया है, इसलिए उन्होंने करण का सर तरबूज की तरह फोड़ दिया है। अक्षित ने रुद्र को गुस्से से देखा और कहा, इतना मुझे पता है, जो नहीं पता वो पता करके बताओ। रुद्र ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, सर और क्या पता लगाना है आरिका के बारे में। अक्षित ने कहा, जो आरिका नहीं बता रही है वो पता करो। लिखो पहला क्वेश्चन। पहला, आरिका पहली बार इंडिया आई है या इससे पहले भी आ चुकी है? दूसरा, आरिका सच में इस कंफ्यूजन में थी कि करण ही अक्षित है? तीसरा, आरिका मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? चौथा, नीरव सिन्हा मेरी माँ को कैसे जानता है? रुद्र ने अक्षित के क्वेश्चन लिखे और केबिन से चला गया। अक्षित अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करके आरिका के बारे में सोचने लगा। अक्षित ने अपने मन में कहा, आरिका तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? क्या छुपा रही हो तुम? तुमने सच में तो करण को नहीं मार दिया। आरिका तुम सच छिपाकर अपने लिए मुसीबत बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें खन्ना से ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाऊंगा। तुम कहीं भी चली जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। अक्षित आरिका के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसे सुबह आरिका की फ्रेंच किस की बात याद आ गई। अक्षित ने आंख खोलकर स्माइल की और कहा, पागल लड़की। और फिर कुछ सोचकर अपना फोन खोलकर सच में फ्रेंच किस सर्च करने लगा। जिस घड़ी चाहे उलझ जाए ख्यालों से मेरे, इतनी हिम्मत तेरी यादों के सिवा किसकी है? अथर्व जब ऑफिस से घर आया तो सीधा शांति के कमरे में चला गया। शांति के कमरे में आरिका पहले से बैठकर बात कर रही थी। अथर्व ने शांति को देखकर कहा, मम क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगी? शांति अथर्व की माँ थी, तो वो अपने बेटे के दिल की बात बहुत अच्छे से समझती थी। शांति ने सख्ती से कहा, अथर्व गौरी के बारे में सोचना छोड़ दो और आगे बढ़ो। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। गौरी को अपनी परेशानियों से खुद ही लड़ना होगा। तुम्हारे सोचने से उसकी परेशानी कम नहीं हो जाएगी। आरिका ने कहा, आंटी हम तो बस बात कर रहे हैं, आप तो गुस्सा हो गई। आप अगर चाहें तो अथर्व को गौरी मिल सकती है। आरिका की बात सुनकर शांति ने गुस्से में आरिका को देखकर कहा, तुम और अथर्व मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी प्लानिंग की वजह से कलेश नहीं होना चाहिए। तुम हमेशा अथर्व की साइड लेती हो। पता नहीं तुम दोनों आपस में क्या बातें करते रहते हो। किसी दिन तुम्हारी बातों के कारण घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। तुम्हें तो अथर्व को समझाना चाहिए कि वो गौरी से दूर रहे, उसके बारे में सोचना छोड़ दे। पर तुम तो उल्टा उसकी तरफदारी करती हो। आरिका कुछ कहती उससे पहले ही अथर्व ने उसे इशारा करके मना कर दिया, तो आरिका छुपा गई। शांति गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। आरिका ने अथर्व को देखकर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अथर्व तुम्हारा प्यार एक वीडियो गेम की तरह हो गया है। एक लेवल पूरा होता है तो दूसरा लेवल उससे भी ज्यादा टफ हो जाता है। अथर्व इस वक्त बहुत परेशान था और सीरियस भी। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और कहा, आरिका मैं जितनी बार गौरी को देखता हूँ, दिल से एक आवाज आती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। गौरी मेरी धड़कन है, अगर वो दूर हुई तो मैं ही नहीं रहूंगा। आरिका ने कहा, मिस्टर देवर इतना क्या सोचते हो, मैं हूं ना। चाहे मैं अकेले ही तुम्हारी बारात लेकर जाऊं, लेकिन शादी तो तुम्हारी गौरी से ही होगी। आरिका की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो अपने कमरे में चला गया। वो जिक्र था तुम्हारा जो इंतहा से गुजरा, ये किस्सा है हमारा जो नातमाम निकला। रात का वक्त सब डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे। आरिका ने एक ऑरेंज कलर का टॉप और व्हाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। होठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा हुआ था और बहुत सारा परफ्यूम लगाया था जिसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। सालू ने कहा, आरिका दीदी आज आपने परफ्यूम से नहाकर आई हो क्या, जो इतना महक रही हो? आरिका ने एक नज़र अक्षित को देखकर कहा, वो आज ना मैं फ्रेंच में बुक पढ़ूंगी ना इसलिए। सालू ने आंखें गोल गोल घुमाकर आरिका को ऐसे देखा जैसे कह रही हो परफ्यूम से फ्रेंच बुक का क्या कनेक्शन। आरिका ने बात को घुमाते हुए कहा, वो मैं परफ्यूम की बोतल खोल रही थी तो गिरकर टूट गई और सारा परफ्यूम मेरे कपड़ों पर गिर गया,
तो ज़्यादा महक हो गई। सालू ने तो हाँ कर दी और अथर्व समझ गया कि आरिका के दिमाग में अक्षित को परेशान करने के लिए जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। आरिका की बात सुनकर अक्षित ने अपना सलाइवा घटका, फिर मन में कहा, ऐसी लड़की भी होती है क्या? क्या लड़की है ये? इसे तो म्यूजियम में रखना चाहिए। पैसे लगने चाहिए इसे देखने के। इसे बात करने के लिए तो डबल टिकट लगना चाहिए। थोड़ी देर में सबने अपना डिनर फिनिश किया और अपने कमरे में चले गए। रात को 10 बजे आरिका अक्षित के कमरे के बाहर खड़ी थी। आरिका ने गेट नॉक करते हुए कहा, लाइफ लाइन सो गए क्या? सवालों के जवाब नहीं चाहिए। अक्षित ने गेट खोला तो आरिका एक साइड से निकलकर अंदर आ गई और एक आइज ब्लिंक की। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, आरिका तुमने कोई डिग्री ली है क्या या कोई डिप्लोमा किया है पागलपन का? आरिका ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, मास्टर। अक्षित ने सख्ती से कहा, मैं कोई किस नहीं करने वाला। मुझे मेरे सवालों के जवाब दो और जाओ यहाँ से। आरिका ने कहा, सोच लो लाइफ लाइन। अभी तो मैं एक किस मांग रही हूँ, बाद में डिमांड बढ़ गई तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। अक्षित ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? आरिका ने भी मुस्कुराकर कहा, अक्षित की आरिका। आरिका की बातें अक्षित के दिल में अपना घर बना रही थी, पर अक्षित को इस बात की खबर नहीं थी। अक्षित को हमेशा लगता था आरिका में बचपना है, इसी वजह से ऐसी बातें करती है। आरिका धीरे धीरे अक्षित के करीब आने लगी। आरिका के ऐसे करीब आने से अक्षित को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अक्षित अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। आरिका की नजरें अक्षित को ही देख रही थी। आरिका ने अक्षित के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, आप कहाँ जाओगे अक्षित? हारिका ने अपने लिप्स को अक्षित के लिप्स से जोड़ दिया और उसे किस करने लगी। अक्षित की आंखें बंद हो गईं। हारिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। हारिका के अभी कुछ सेकंड हुए थे अक्षित को किस करते हुए कि दादाजी के खांसने की आवाज आने लगी। हारिका ने डर के कारण अक्षित को छोड़ दिया। अक्षित ने कमरे से झांक कर देखा तो दादाजी उसके कमरे की तरफ ही आ रहे थे। हारिका अक्षित से दूर होने लगी तो अक्षित ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। अक्षित ने कहा, क्या हुआ? मेरी एंजल को अब नहीं चाहिए किस? अब क्यों दूर जा रही हो? हारिका अक्षित से खुद को छुड़वाते हुए कहा, अक्षित दादाजी आ रहे हैं, छोड़ो मुझे। अक्षित ने अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, तुम्हें नाना जी से डर लगता है या शर्म आ रही है? हारिका अक्षित से खुद जितना छुड़वाने की कोशिश करती, अक्षित भी पकड़ उतनी ही कस देता। अक्षित ने कहा, आने दो नाना जी को भी, उन्हें भी तो पता चले हारिका मेरे कमरे में आकर कैसे परेशान करती है। अक्षित की बात सुनकर शर्म से गाल लाल हो गए। हर बार हारिका ही अक्षित के करीब आती थी, लेकिन पहली बार अक्षित हारिका के करीब आ रहा था। हारिका ने कभी नहीं सोचा था कि अक्षित कभी ऐसा भी करेगा। हारिका का रंग वाइट था, वो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद थी, इसलिए हल्के से रंग बढ़ने पर तुरंत ही दिखने लगा था। हारिका के लाल होते गाल अक्षित को अंदर से दीवाना बना रहा था। दादाजी अभी ना आए होते तो अक्षित हारिका को पूरी तरह अपना बना चुका होता। हारिका को इस तरह से खुद का असर होते देखकर बहुत हंसी आ रही थी और साथ में प्यार भी आ रहा था, और अक्षित ने खुद को कंट्रोल कर लिया। अक्षित ने अपने मन में कहा, हारिका तुम शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। दूसरी तरफ नाना जी अक्षित के कमरे के कुछ कदम की दूरी पर थे। हारिका ने अक्षित की बाहों में कसमसाते हुए कहा, अक्षित प्लीज छोड़ो, दादाजी देख लेंगे। अक्षित ने हारिका को छेड़ते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो लाइफलाइन था, अब अक्षित हो गया। हारिका शर्म की वजह से अक्षित को अब देख भी नहीं रही थी। ख्वाबों की दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। हारिका का इस तरह शर्माना अक्षित को बहुत अच्छा लग रहा था। हारिका ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, अक्षित तुम दादाजी के आने का फायदा उठा रहे हो। अक्षित ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। और फ्रेंच किस की डिमांड किसकी थी? अब नहीं चाहिए किस? हारिका अक्षित को गुस्से से देखने लगी। तभी दादाजी की आवाज आई, अक्षित। अक्षित ने हारिका को छोड़ दिया। हारिका सोफे पर जाकर बैठ गई। दादाजी कमरे में आ गए। अक्षित ने कहा, नाना जी कोई काम था क्या? दादाजी ने कुछ पेपर अक्षित को दिखाते हुए कहा, ये मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी के पेपर है, जरा देखना ये सही है या नहीं। अक्षित ने कहा, नाना जी आप बैठिए, मुझे हारिका से कुछ सवाल पूछने हैं, फिर पेपर देखकर बताता हूँ। दादाजी सोफे पर हारिका के दूसरी साइड बैठ गए। अक्षित ने हारिका को देखकर एक आंख मार दी। हारिका बताओ उस रात क्या हुआ था? फ्लैशबैक। करण खन्ना के ड्राइवर ने गाड़ी को होटल के बाहर रोक दिया। ड्राइवर ने कहा, मैम सर आपको 204 में मिलेंगे, आप मिल लीजिए। हारिका ने कहा, ठीक है।
और गाड़ी में से अपना सामान निकाल लिया और ड्राइवर वहां से चला गया। आरिका ने होटल में एक रूम बुक कर लिया। रूम में जाकर चेक इन किया। आरिका ने फ्रेश होकर ब्लू कलर की एक सुंदर सी ड्रेस पहन ली। बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया। होठों पर सुंदर सी रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली। आंखों में काजल लगा लिया। इतने में ही आरिका बहुत सुंदर लग रही थी। कोई भी आरिका को देखता तो अपना दिल ही हार जाता। आरिका तैयार होकर करण खन्ना के कमरे में चली गई। करण खन्ना वाइन पीते हुए आरिका का ही इंतजार कर रहा था। आरिका के आने पर करण ने आरिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। करण की आंखों में आरिका के लिए हवस दिखने लगी थी। करण ने आरिका को देखकर इविल स्माइल की। आरिका की खूबसूरती को देखकर करण बहक रहा था। वो आज अपने हाथों से आरिका को जाने देना नहीं चाहता था। करण ने कहा, चलो बालकनी में चलते हैं, वहीं पर पार्टी रखी गई है, और आरिका का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। होटल रघुनाथ खन्ना का ही था। बालकनी रेड रोजेज और बैलून से सजी हुई थी। डेकोरेशन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वहां पर किसी की डेट हो। वहीं पर एक साइड में जमीन पर गद्दे बिछे हुए थे और उसके ऊपर रेड रोजेज से हार्ट बना हुआ था। आरका ऐसी डेकोरेशन देखकर करण की मंशा समझ गई थी। आरका ने कहा, तुमने तो कहा था यहाँ पर मेरे लिए पार्टी रखी है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। करण ने कहा, पार्टी है, उसमें मैं और सिर्फ तुम होंगे। करण ने कहा, डेकोरेशन तुम्हें पसंद तो आई ना? आरका ने कहा, अक्षित तुम होश में नहीं हो, मैं बाद में तुमसे मिलने आती हूँ। इतना कहकर आरिका जाने लगी। तभी करण आरिका का हाथ पकड़ लिया। करण ने उसे कमर से पकड़ लिया और कहा, पहली बात, मैं अक्षित नहीं हूँ, करण खन्ना हूँ। सुनते ही आरिका के तो होश उड़ गए। आरिका ने करण से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन 4 सालों से तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अक्षित हो। आरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर करण को धक्का दे दिया और खुद को छुड़ाकर वहां से जाने की कोशिश करने लगी। धक्का मारने की वजह से करण जमीन पर गिर चुका था। उसने आरिका का पैर पकड़ लिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। करण को वाइन का नशा चढ़ा हुआ था। आरिका के गिरने के कारण करण आरिका के ऊपर आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कभी करण को मारती तो कभी नाखून उसके शरीर में चुभो देती, लेकिन करण ने आरिका को नहीं छोड़ा। आरिका और करण की लड़ाई में आरिका की ड्रेस फट गई। आरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर करण को धक्का दे दिया और वहां से उठकर खड़ी हो गई और चारों तरफ देखा तो कमरे में उसे हॉकी रखी हुई दिखी। आरिका ने भागकर वो हॉकी उठा ली और करण के सर पर 2 बार मारकर वहां से भागने लगा। आरिका ने भागते हुए पीछे पलटकर नहीं देखा। उसे डर था कि करण खन्ना के बॉडीगार्ड उसके पीछे होंगे, इसलिए वो भागती रही। उसके हाथ में हॉकी अभी भी थी। आरिका भागते हुए अक्षित की गाड़ी से टकरा गई। फ्लैशबैक एंड। आरिका की आंखों में आंसू बह रहे थे। अक्षित बड़े ही ध्यान से आरिका की बातों को सुन रहा था। दादाजी अपने दोस्त के पेपर देख रहे थे। उनका ध्यान आरिका और अक्षित की किसी भी बात पर नहीं था। आरिका ने अपने आंसुओं को बहने से रोका और अक्षित से कहा, और कुछ पूछना है क्या, या मैं यहाँ से जाऊं? अक्षित ने कहा, आरिका परेशान मत हो, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही था। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसको मर जाना ही सही है। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। आरिका ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आरिका उठकर जाने लगी तो अक्षित ने कहा, आरिका एक लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? हारिका ने कहा, मैंने डैड को कॉल करके यहाँ का एड्रेस लिया था और सुबह होते ही यहाँ आ गई। हारिका ने अक्षित को देखकर कहा, मैंने जो किया वो सच में ठीक था? अक्षित ने कहा, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। एक रेपिस्ट को मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता है और इन्हें सजा देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो। हारिका ने अक्षित से कहा, क्या सच में वह हॉकी से मरा है? अक्षित ने कहा, नहीं, वह ड्रग से मरा है। हारिका रोते हुए अक्षित के कमरे से चली गई। हारिका के आंसू आज अक्षित के दिल में दर्द दे रहे थे, क्योंकि अक्षित को हारिका हमेशा ही हंसती मस्ती करती हुई अच्छी लगती थी। हारिका की शरारतें अक्षित के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। अक्षित नाना जी के पास आया और कहा, नाना जी लाइए, पेपर दिखाइए। अक्षित ने नाना जी का काम करने के बाद अपना काम करने लगा। रात के 2 बज गए थे, लेकिन अक्षित की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने आरिका का रोता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। अक्षित से जब रहा नहीं गया तो वह आरिका के रूम में चला गया। अक्षित ने जब थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो आरिका बेड पर डांस कर रही थी। कानों में हेडफोन लगे हुए थे। साथ में आरिका गुनगुना रही थी। आरिका अपनी धुन में ही डांस कर रही थी।
उसे पता ही नहीं चला कि कब अक्षित कमरे के बाहर आकर उसे देखने लगा। अक्षित ने हारिका को देखा और मुस्कुराकर जाने के लिए पलटा कि हारिका ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, लाइफ लाइन, क्या हुआ? मेरी फिक्र हो रही थी। यह ब्यूटीफुल गर्ल रो तो नहीं रही है? फिक्र तो नहीं हो रही थी? अक्षित हारिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। हारिका ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, लाइफ लाइन, तुम्हारी यह मुस्कान मुझे सोने नहीं देती है। अक्षित ने कहा, हारिका बहुत मस्ती कर ली, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बाकी प्यार कल मांग लेना। हारिका ने बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, अक्षित, ये हारिका अपना किस भूलेगी नहीं, वो तो लेकर ही रहेगी, तुम बस देखते जाओ। अक्षित ने अपने मन में कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अक्षित अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह अथर्व के ऑफिस में, अथर्व अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो बार बार विंडो से बाहर देख रहा था। उसका ध्यान गौरी की डेस्क पर जा रहा था, जो आज खाली थी। अथर्व ने मैनेजर को बुलाकर पता किया तो पता चला आज गौरी ने लीव ली है। अथर्व ने मैनेजर से कहा कि गौरी की लीव का कारण क्या है। मैनेजर रमन ने कहा कि गौरी के भाई की तबीयत खराब है, इसलिए गौरी ने छुट्टी ली है। अथर्व ने कहा, रमन, मुझे गौरी की फाइल लाकर दो। थोड़ी देर में रमन ने गौरी की फाइल लेकर अथर्व को दे दी। गौरी की फाइल में डिटेल पढ़ने के बाद अथर्व ऑफिस से निकल गया। 1 घंटे की ड्राइव के बाद अथर्व गौरी के घर के थोड़ी दूर गाड़ी रोक दी। अथर्व गौरी के बाहर विंडो से गौरी और उसके बाबा की बातें सुन रहा था। गौरी ने कहा, बाबा, आप ऐसी जिद क्यों करते हो? मैं कैसे शादी कर लूं? बाबा ने कहा, मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा और समर का ध्यान कौन रखेगा? गौरी ने कहा, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। बाबा ने कहा, गौरी, तुम शादी कर लो, तुम तो अच्छी नौकरी भी करती हो, भाई कोई लड़का पसंद करके शादी कर लो। मैं तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। कब तक तुम ऐसे ही जिंदगी जीती रहोगी? अपने बारे में भी तो सोचो। अगर तुम शादी कर लोगी तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। गौरी ने भी थोड़े गुस्से में कहा, बाबा, आप तो जानते हैं, जब तक मैं उस आदमी के पैसे ना लौटा दूं तो वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, बहुत बुरा दिन था वह, जब थारा बाप इस दुनिया में आया था। उसने मेरी फूल सी प्यारी पोती को भेज दिया। मन तो करता है मैं उसे जान से मार दूं। गौरी ने कहा, बाबा, आप परेशान मत हो, यह सब ठीक हो जाएगा, आप बस अपना ध्यान रखिए और समर का। गौरी ने कहा, बाबा, मैं समर के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ। और रही बात मेरी शादी की, बाबा, मेरे नसीब में शादी नहीं है, मेरे बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए। अथर्व गौरी और उसके बाबा की बातें सुन रहा था। गौरी ने अपने बैग से कुछ खिलौने, बिस्कुट, चॉकलेट निकालकर समर को देते हुए कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब इन खिलौनों से खेलना। बाबा ने उदास मन से कहा, पता नहीं कब मेरी गौरी की जिंदगी में खुशियां आएंगी, कब वह इस नरक से आजाद होगी। गौरी ने कहा, बाबा, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जब पिताजी ने मुझे बेचा था मेरी खुशियां उसी दिन छिन गई थी। गौरी ने कहा, बाबा, आज समर की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने आज छुट्टी ली है। अब मैं जाकर घर का काम करती हूँ, नहीं तो माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। अथर्व गौरी और बाबा दोनों की बातें सुनकर वहां से चला गया। अथर्व गाड़ी में बैठकर सोचने लगा, गौरी कितनी मासूम और प्यारी है, इतनी कम उम्र में कितना कुछ झेल रही है, और एक मैं हूँ, इसकी परेशानियों को जानते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। अथर्व ने अपने आप से वादा किया कि एक दिन गौरी की जिंदगी खुशियों से भर देगा और गम का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। कुछ दूर जाने पर अथर्व को विक्रम दिखाई दिया, तो अथर्व ने गाड़ी रोक दी। विक्रम गाड़ी देखकर पास में आया और विंडो नॉक की। विक्रम अथर्व के पास आया और बोला, भैया घर चलिए, बहुत समय हो गया आपको आए हुए। अथर्व ने कहा, किसी और दिन आऊंगा। विक्रम ने कहा, कब आएंगे? अथर्व ने कहा, जब मॉम कहेंगी तब आ जाऊंगा। विक्रम ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, बुआ जी के साथ क्यों, पूरी बारात लेकर आइए। विक्रम की बातें सुनकर अथर्व की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अथर्व ने हैरानी से विक्रम को देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि तुम क्या बोल रहे हो। विक्रम ने अपने दोनों हाथ बांधकर कहा, कॉलेज में पढ़ता हूँ भैया, इतनी समझ मुझ में भी है। गौरी के आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। अपने दिल की बात गौरी को बताइए और गौरी को शादी करने के लिए कन्विंस कीजिए। बाकी गौरी के घर वालों को मैं मना लूंगा। अथर्व तो विक्रम की बातें सुनकर ही शौक हो गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम इस तरह से उसके दिल की बात जान लेगा। वो सोच रहा था, क्या सच में विक्रम ने गौरी और मुझे देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं गौरी से प्यार करता हूँ? विक्रम ने आगे कहा,
मैं जानता हूँ भैया, आप गौरी को पसंद करते हो। गौरी अपने घर में परेशान है, दुखी है। उसकी माँ पापा उसे जीने नहीं देंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आप गौरी को मना लीजिए। गौरी के घर वालों को मैं देख लूंगा। अगर गौरी के घर वाले नहीं माने तो मैं गौरी को आपके साथ भगा दूंगा। अथर्व ने कहा, विक्रम तुम अभी छोटे हो, ये डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते। विक्रम ने फिर एटीट्यूड के साथ कहा, तो बस करते रहिए गौरी का इंतजार। बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन गौरी खुद कभी कुछ नहीं कहेगी। इतना कहकर विक्रम अपने घर चला गया। गौरी और विक्रम का घर पास में ही था। विक्रम की बातें सोच सोचकर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई। अथर्व ने अपने मन में कहा, यह तो आरिका से भी 4 कदम आगे है। कहीं ये उसी का भाई तो नहीं। नहीं नहीं, भाई तो ये मेरा ही है। अथर्व ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ठाकुर निवास आ गया। अथर्व के मन में रह रहकर विक्रम की बातें आ रही थीं। रात के समय में अथर्व बेड पर लेटकर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। कभी तड़प कर देख किसी की चाहत में मेरी तरह, तब पता चले कि इंतजार क्या होता है। अतर्व सोच रहा था कि अब तो आरिका के साथ विक्रम भी उसके साथ है। दूसरी तरफ अक्षित आरिका के कमरे में आया तो आरिका सो रही थी। अक्षित ने कमरे में तलाशी लेनी शुरू कर दी। अक्षित को आरिका के कमरे में एक छोटी सी बोतल मिली, जिसे उसने अपने पॉकेट में रख ली और कमरे से बाहर आ गया। अक्षित जब आरिका के कमरे से बाहर आया तो अथर्व ने उसे देख लिया। अथर्व ने पूछा, भाई नींद नहीं आ रही क्या? अक्षित ने कहा, नहीं, आरिका का केस स्टडी कर रहा था। अक्षित ने पूछा, अथर्व तुम भी अभी नहीं सोए? अथर्व ने कहा, मैं भी अपना केस स्टडी कर रहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की और अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, आज तुम्हारी हियरिंग है। आरिका को थोड़ी चिंता होने लगी और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कोर्ट रूम, राघव देसाई ने कहा, जज साहब ये सच है कि करण खन्ना की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई है, लेकिन यह ड्रग सारिका ने ही दिया था। अक्षित ने बीच में बोलते हुए कहा, मिस्टर राघव देसाई, बातें तो आप पिछली हेयरिंग से कर रहे हैं। साबित कीजिए कि वह ड्रग आरिका ने ही दिया था। राघव देसाई ने जज साहब से इजाजत लेकर एक गवाह को कटघरे में बुलाया। राघव ने उस आदमी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उस आदमी ने कहा, देवा। देवा ने कहा, हाँ वकील साहब, यह वही लड़की है जिससे मैं होटल के बाहर ड्रग्स बेचा था। राघव ने कहा, जज साहब, आरिका ने ही देवा से ड्रग्स खरीदा था। आरिका ने ही करण खन्ना की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया। अक्षित ने जज साहब से परमिशन लेकर देवा से कुछ सवाल पूछे। अक्षित ने पूछा, देवा, तुमने जहाँ ड्रग्स सप्लाई किया था वहाँ की लोकेशन बताओ। देवा ने कहा, मैंने सनशाइन होटल के पीछे गार्डन में ड्रग्स सप्लाई किया। वहाँ पर अंधेरा था, वह जगह काफी सुनसान थी। रात में वहां पर कोई आता जाता नहीं है। वहीं पर मैंने इस लड़की को ड्रग्स सप्लाई किया था। अक्षित ने पूछा, तुमने कितने बजे ड्रग्स सप्लाई किया था? देवा ने कहा, करीब 10:30 बजे। अक्षित ने कहा, जज साहब, आरका की फ्लाइट 10 बजे लैंड थी और करीब 1 घंटा एयरपोर्ट से निकलने में लग जाता है। 11:30 बजे आरिका होटल पहुंची, तो 10:30 बजे पर देवा ने आरिका को ड्रग्स कैसे सप्लाई कर दिया? इसलिए साफ है कि देवा झूठ बोल रहा है। अक्षित ने भी राघव को देखकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि करण खन्ना काफी हद तक ड्रग के नशे में रहता था। अक्षित ने एक मेडिकल फाइल जज के पास करते हुए कहा, यह करण खन्ना की मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि करण खन्ना ड्रग्स लिया करता था। करण खन्ना की फैमिली ने कई बार ट्रीटमेंट भी कराया था, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म होने के तुरंत बाद ही करण खन्ना ड्रग्स ले लिया करता था। करण खन्ना अक्सर होटल में ही रहता था। वो अपने घर भी बहुत कम जाया करता था। अक्षित ने एक फाइल और जज साहब को देते हुए कहा, ये सारे डॉक्यूमेंट आरिका सिन्हा के हैं। आरिका अमेरिका की एक एजुकेटेड लड़की है जो कभी ड्रिंक नहीं करती। ड्रग्स खरीदना और बेचना तो बहुत दूर की बात है। आरिका की सारी डिटेल इस फाइल में है, जिससे यह पता चलता है कि आरिका एक बहुत ही बड़े और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और कभी किसी गलत काम में उसका नाम नहीं आया है। जज साहब ने दोनों फाइल्स को देखते हुए कहा, इन सारी रिपोर्ट से यह साबित होता है कि आरिका ने करण को ड्रग्स नहीं दिया है। जज साहब अपना फैसला सुनाते उससे पहले ही राघव देसाई ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दीजिए, जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि यह ड्रग्स आरिका ने ही दिया था। जज साहब ने कहा, राघव देसाई, मैं 1 तारीख और देता हूँ। आप अगर प्रूव कर देते हैं कि आरिका ने ही करण खन्ना को ड्रग्स दिया था,
तो ये केस आगे बढ़ेगा, नहीं तो आरिका को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। यह सुनकर आरिका बहुत खुश हो गई। अक्षित के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। जज साहब अपनी बात कहकर चले गए। आरिका ने खुशी से अक्षित को गले लगा लिया। अक्षित के हाथ भी अपने आप आरिका की कमर पर चले गए। आरिका ने एक्साइटेड होकर अक्षित के गालों पर किस करते हुए कहा, लाइफ लाइन, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर द बेस्ट, और बहुत अच्छे लॉयर भी हो। तुमने राघव की तो बैंड बजा दी। आरिका के इस तरह से गले लग जाना आज अक्षित को अच्छा लग रहा था। अक्षित का मन कर रहा था कि आरिका उससे कभी अलग ना हो, लेकिन अक्षित ने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। आरिका अक्षित से थोड़ा दूर हुई और चहकते हुए बोली, लाइफ लाइन, मुझे तेरी फीस भी तो देनी है। अक्षित के फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने मन में कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ राघव देसाई और खन्ना फैमिली अक्षित और आरिका को गुस्से से घूरते हुए कोर्ट रूम से बाहर चले गए। कोर्ट रूम से बाहर रघुनाथ खन्ना ने गुस्से से राघव देसाई से कहा, राघव देसाई, तुम बहुत अच्छे से जानते हो हम इंसान को इस तरह गायब करवा देते हैं कि हमारी परछाई को भी पता नहीं चलता। तुमने कहा था कि आरिका को बेल नहीं मिलेगी, लेकिन अक्षित ने उसे बेल दिलवा दी। तुमने कहा था कि उसे बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अक्षित तुमसे कहीं आगे की सोचकर चलता है। राघव देसाई डर से चुपचाप नजरें नीचे करके खड़ा था। राघव देसाई ने थोड़ा डरते हुए कहा कि खन्ना साहब, ये बात तो सच है कि आपका पोता करण ड्रग्स लेता था। रघुनाथ खन्ना गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, राघव देसाई, अपनी औकात भूल रहे हो। कहो तो याद दिलाऊं, हमने तुम्हारे मुंह में नोटों की गड्डियां भरी थी, समझे तुम? तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो बता दो। आरिका को मैं अपने तरीके से गायब करवा दूंगा और दुनिया को उसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। खन्ना परिवार राघव देसाई को धमकी देकर वहां से चले गए। रघुनाथ खन्ना ने अपनी एक बॉडीगार्ड से कहा, राघव देसाई के बस की बात नहीं है। अगर अगली हियरिंग में यह लड़की बाइज्जत बरी हो गई तो तुम उसे उठवा लेना। बॉडीगार्ड ने कहा, जी सर। अक्षित हारिका गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी अक्षित ड्राइव कर रहा था। हारिका खुश हो रही थी। हारिका को देखकर अक्षित के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। हारिका ने एक्साइटेड होकर कहा, लाइफ लाइन, तुम पार्टी में आओगे ना? अक्षित ने पूछा, कौन सी पार्टी? हारिका ने कहा, मिस्टर देवर ने ऑफिस में रखी है पार्टी, डील मिलने की खुशी में। मिस्टर देवर सुनकर अक्षित ने हैरान होकर हारिका को देखा, जैसे पूछ रहा हो, अतः तुम्हारा देवर कब बना? हारिका ने अक्षित की बात समझकर कहा, जब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी तो अथर्व देवर हुआ ना। हारिका की बात सुनकर अक्षित के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, पर उसके मन में हारिका को लेकर एक डर था जो कहीं ना कहीं सही था। हारिका अक्षित घर आ गए थे। हारिका आज खुश थी क्योंकि अक्षित एक तरह से केस जीत गया था। डिनर के बाद हारिका अक्षित के कमरे के बाहर आ गई और अपने बालों को ठीक करते हुए गेट को नॉक किया। अक्षित ने अंदर से कहा, हारिका, डिस्टर्ब मत करो, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। अक्षित विवेक से बात कर रहा था। अक्षित ने फोन पर विवेक से कहा, मुझे रूहानी के केस की सारी डिटेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिटेल निकाल कर मुझे भेज। विवेक ने कहा, वह केस तो 2 साल पहले ही बंद हो गया, तुझे उसकी डिटेल क्यों चाहिए? अक्षित ने कहा, मुझे वह केस स्टडी करना है। विवेक ने कहा कि वो केस तूने छोड़ दिया था, फिर तू क्यों उसे रीओपन कराना चाहता है? अक्षित ने कहा, नहीं, रीओपन नहीं करना चाहता, बस उसकी डिटेल चाहिए। मैं जानता हूँ कि खन्ना ने पैसे की दम पर वह केस बंद करवा दिया था। विवेक ने कहा, ठीक है, मैं देखकर तुझे डिटेल भेज देता हूँ। अक्षित ने फोन रख दिया। हारिका अभी भी गेट के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अक्षित ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, हारिका, जाकर सो जाओ, यहाँ खड़े रहने से मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। हारिका ने कहा, लाइफ लाइन, तेरी प्रॉब्लम क्या है? फीस नहीं चाहिए तुझे? अक्षित ने थोड़े गुस्से से कहा। हारिका, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, मतलब जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अब हारिका को भी गुस्सा आ गया। उसने भी गुस्से में कहा, अक्षित, मैं तुम्हें देख लूंगी, पेमेंट तो मैं करके रहूंगी, याद रखना। और वह भी कल के कल, देखते हैं कब तक मुझसे भागते हो। हारिका ने भी एटीट्यूड से कहा और वहां से चली गई। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, पर हारिका का ध्यान तो नाश्ते पर था ही नहीं। वो तो अक्षित को ही देख रही थी। नाश्ता करने के बाद हारिका सोफे पर जाकर बैठ गई, जहाँ पहले से ही अक्षित बैठा हुआ था। तभी वहां अथर्व अपना ऑफिस बैग लेकर आ गया। उसने देखा कि हारिका गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अथर्व ने हारिका को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, मुंह क्यों फूला हुआ है आपका?
अथर्व के मुंह से भाभी सुन अक्षित ने गुस्से से अथर्व को देखकर अपने मन में कहा, इस लड़की ने अथर्व को भी पागल कर दिया है। लेकिन अथर्व के मुंह से भाभी सुनकर आरिका का मूड ठीक हो गया था। आरिका ने कहा, मिस्टर देवर, कल रात को मैं बहुत ही अच्छे मूड में लाइफ लाइन के पास गई और इसने गेट नहीं खोला। आरिका की बात सुनकर अथर्व की हंसी छूट गई और अक्षित को गुस्सा आ गया। अक्षित गुस्से में उठकर वहां से बाहर चला गया। अथर्व ने आरिका को देखकर हंसते हुए कहा था ना तुम्हारा टास्क भी कम टफ नहीं है। आरका ने कहा, अथर्व मैं तेरी हेल्प की थी ना, अब तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। अथर्व ने भी काफी पीते हुए कहा, बताओ क्या हेल्प करनी है। आरका ने कहा, किडनैप करना है। आरका की बात सुनकर अथर्व के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ गई। अथर्व ने कहा, सुबह सुबह ही चढ़ा ली है क्या। आरका ने गुस्से में अथर्व की बाजू पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं ड्रिंक नहीं करती डफर। अथर्व ने कहा, बिना ड्रिंक किए तुम्हारे दिमाग में इतने खतरनाक आइडियाज आते कहाँ से हैं। आरिका ने कहा, तू चाहता है ना कि गौरी तेरी पार्टी में आए। अथर्व ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। तू आज मेरी हेल्प करते, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तेरी पार्टी में गौरी को ले आऊंगी। आरिका ने अपने दोनों हाथ बांधकर कहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।